नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त दंगल का हो चला और दंगल सुबह से चल रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जैसा दंगल हुआ है वैसा उसके पहले कभी नहीं हुआ। दावा तो हुआ था कि दिल्ली नहीं दिल जीतने आ रहे हैं। दलील दी गई थी कि गणतंत्र दिवस पर जवान अगर राजपथ पर परेड निकाल सकता है तो अपनी मांग के समर्थन में किसान संघर्ष पथ पर क्यों नहीं निकल सकता। शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिल्ली पुलिस की 37 शर्तों को मानने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर आंदोलन और अराजकता के बीच का फर्क मिटा दिया गया। हालात ये हो गए कि प्रदर्शनकारी उस लाल किले तक पहुंच गए जहां की प्राचीर से हर 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दिया करता है और तिरंगा फहराया करता है। वहां हालात कैसे हो गए, इसे सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा तक लगा दिया और दुनिया ने कहा कि यह हिंदुस्तान का कैपिटल हिल मूवमेंट है। सिंगू बॉर्डर पर सबसे पहले हालात बिगड़े। सिंगू बॉर्डर से लेकर आईटीओ, फिर गाजीपुर बॉर्डर, नांगलोई और यहां तक कि फरीदाबाद में भी बैरिकेड तोड़ डाले गए। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, पुलिस पर पथराव हुआ तो पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज भी किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, बसों के शीशे तोड़े गए, ट्रैक्टर से स्टंट किए गए और ट्रैक्टरों से रास्ता रोकने के लिए खड़ी बसों को धक्के दिए गए। इस हंगामे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से शांति की अपील की गई और कहा गया कि इस अराजकता से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इस बीच सिंघू बॉर्डर से लेकर दिल्ली में प्रभावित जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद कर देना पड़ा। अब भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तनाव बना हुआ है। गृह मंत्रालय में इस वक्त दिल्ली की हिंसा पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और 3 बार अब तक हालात का जायजा सुबह से लिया जा चुका है। बैठक में हिंसा से जुड़े हर पहलू की समीक्षा की गई है। देश की राजधानी में कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय और पुलिस की टीम अफसरों के संपर्क में है और साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस समय अलर्ट पर रखा गया है। इस समय की परिस्थिति को देखते हुए लाल किले में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिए गए हैं और तैयारी यह है कि वहां से प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से बाहर निकालकर लाल किले के गेट बंद कर दिए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरीके की घटनाओं का अलर्ट पहले से था तो किसान आंदोलनकारी ये अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गए? क्या सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं उठेगा? और सवाल उन किसान नेताओं पर भी है जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जवान अगर परेड निकाल सकता है तो किसान परेड क्यों नहीं निकाल सकता। तिरंगा लेकर चलने में आखिर किसी को ऐतराज क्या हो सकता है? अगर किसान ट्रैक्टर पर जाकर अनुशासनात्मक बात पहुंचाना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? उन सवालों के जवाब जिस संघर्ष समिति को देना था उसके नेताओं ने पल्ला झाड़ दिया है, यह कहते हुए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इन प्रदर्शनकारियों से। असल में ये तो अराजक तत्व आंदोलन में घुस आए हैं और जब लगातार उनसे सवाल पूछा जाता था कि आंदोलन में अराजक तत्व घुस आएंगे तो क्या होगा, तो वो कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां किस लिए हैं। इस बीच संजय राउत, शिवसेना के नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार और किसान संगठन दोनों इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं और ये राष्ट्रीय शर्म का विषय। सुनवाते हैं संजय राउत का बयान। आज जो हुआ है और जो मैं देख रहा हूं, मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात मानता हूं। आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश नहीं तो पूरा विश्व आज दिल्ली के राजपथ पर जो हमारा देश का एक शक्ति प्रदर्शन होता है, सभी राज्यों के रथ यहाँ वहाँ आते हैं, चित्र बनाते हैं, झांकियां आती हैं, आर्मी की ताकत दिखती है, हमारी प्रधानमंत्री पूरी सरकार वहां मौजूद रहती है। लेकिन सुबह हमने चित्र देखा था ये, लेकिन दोपहर के बाद पूरे विश्व ने दिल्ली के सड़क पर जो नजारा देखा है वो ना आंदोलनकारियों को शोभा देता है, ना सरकार को शोभा देता है। गलत लोग भी घुस आए हैं क्या? पता नहीं, मैं यहाँ बैठे टिप्पणी करूं कि कौन घुसाया है, क्या हुआ है, मैं जानता नहीं। लेकिन यहाँ जो शिंगू बॉर्डर पे जो संगठन ने किया है ब्लॉकेड, वो संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है
और हमने पहले से बता दिया था ये शरारत कर सकते हैं, हमारे हिस्सा नहीं है, वहां से हो रही है। तो सुना आपने योगेंद्र यादव ने किस तरीके से पल्ला झाड़ा। वो कह रहे हैं पता नहीं कौन लोग हैं, मैं यहां से बैठे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ देते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर जो लोग हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात यह कि उनको उन लोगों में गिना गया था जिन्होंने असल में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने का सबसे पहले आइडिया दिया था, और आज जब यह आइडिया एक तरीके के दंगल में तब्दील हो गया तो वो पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ आ गए, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, वो किसान नेता हैं। हमारे साथ विजय सरदाना है, कृषि विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ सुनीत चोपड़ा हैं, वो सीपीएम के नेता हैं। पुष्पेंद्र सिंह अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं, शायद वो आंदोलन में ही इस समय भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश धनखड़, आज जो स्थिति हुई उसके लिए किसको जिम्मेदार माने? सरकार को जो रोक नहीं पाई सब कुछ पता होने के बावजूद, या किसान नेताओं को जिन्होंने सारी शर्तें मानने का वादा किया था लेकिन उसके बावजूद हंगामा हुआ, हुड़दंग हुआ? देखिए रोहित जी, हम सबके सामने किसान नेताओं ने बहुत जिम्मेदारी के साथ एक रूट की हाँ भरी थी, एक शांति की हाँ भरी थी। और इस प्रकार के वॉलंटियर्स हमको बताए जा रहे थे कि 2000-2500 हमारे वॉलंटियर हैं जिनको ट्रेनिंग दे दी गई है, और हम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस मार्च को करेंगे। ये हम सबके सामने बार बार दोहराया जा रहा था। और मैंने देखा कि ना तो रूट कहीं मिला, ना किसान नेता किसी भी रूट पर ट्रैक्टर पर चढ़कर मुझे आगे जाते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिए कि किसी भी किसान नेता ने किसी भी रूट पर, अलग अलग किसान नेता थे जितने लोग मीटिंग में आते थे, उन्होंने 2-2, 4-4 में बैठ के अपने यहाँ से अगुवाई करनी चाहिए थी। एक भी नेता किसी भी रूट पर दिखाई नहीं दिया। उसके साथ साथ जो शांति थी वो शांति भी पता नहीं कहाँ चली गई, और उसके साथ साथ वॉलंटियर भी कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। और रात से ही जिस प्रकार वहां कब्जा हो गया था सिंगू बॉर्डर पर, किसानों के मंच पर योगी हाड़ रहे थे। उन्हीं नेताओं में से एक नेता रात को कह रहे थे कि हम रिंग रोड पर जाएंगे, उनकी वीडियो पूरी वायरल हुई है। और सारी की सारी बैठकें भी सिंगू बॉर्डर पर ही होती थी, जिसमें योगेंद्र यादव जाते थे बार बार शाहजहांपुर से उठकर। और उसके बाद जिस प्रकार के हालत की आपने चर्चा की है, तलवारें निकाली गई, ट्रैक्टर चढ़ाए गए, बसें जलाई गई, पुलिस वालों पर हमला किया गया। और सबसे ज्यादा जो वेदना की बात है वो ये है कि राष्ट्रीय पर्व आज हमारा है, गणतंत्र दिवस है, और इस गणतंत्र दिवस पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां फहराया जाता है उसके स्थान पर कोई अन्य ध्वज फहराया जाए, ऐसी घटना जो घटित हुई है उसने सर्वाधिक, मुझे लगता है, देश के सभी देशभक्त लोगों को व्यथित किया है। ये आंदोलन इन किसान नेताओं के हाथ में नहीं है, पहले ही इनके हाथ से निकल गया था। ये झूठे दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि रोहित जी इतनी बड़ी विजय, सारे सुधार मान लेना जो पंजाब से बात चलकर आई थी, और 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने की बात मान लेना, उसके बाद भी ये वापस लेने की, आंदोलन को विजयपूर्वक वापस लेने की हिम्मत में नहीं थे। और आज जिस प्रकार से पल्ला झाड़ा है, उससे तो साफ हो गया है कि इन किसान संगठनों के हाथ में, जो यहाँ आके दावेदारी करते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम देते हैं, उनके हाथ में ये आंदोलन नहीं बचा है, कोई और है। हाथ में तो सरकार के भी कुछ नहीं बचा। जब 26 जनवरी के दिन लाल किले पर चढ़ जाए कोई आदमी और वहां पर अपना झंडा, 26 जनवरी जिस दिन सुरक्षा 4 गुना ज्यादा होती है, रोहित तो जी, फिर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं है। फिर तो रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन शायद घटना दूसरी होती अगर सरकार ने संयम नहीं दिखा। जैसा शब्द आता यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग मारे जा सकते थे। सरकार ने जिस प्रकार से संयम का परिचय दिया है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने संयम का परिचय दिया है, मैं कहूंगा कि बहुत गजब की बात है कि उन्होंने अपने ऊपर झेला है, अब किसी को मारने की बजाय। और ये जो पोल खुली है इन किसान संगठनों की, किस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े दावे करते हुए मीडिया के सामने, लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने, देश के सामने, और दावे कर आज छुप गए हैं इतनी बड़ी घटना के बाद। और उस बीच में भी छुप गए। पूरे के पूरे ट्रैक्टर मार्च में अगर आपको एक भी किसान नेता दिखाई दिया हो तो आप बताइए कि वो आदमी वहां अगुवाई कर रहा था, वो आगे चल रहा था, उसने संभालने का काम किया। अगर आप आह्वान देते हो तो संभालने की जिम्मेवारी भी आपकी होती है। भग गए। आप देखिए, एक भी किसान नेता आज उसमें से आगे नहीं था। किसी भी ट्रैक्टर पर आपको दिखाई दिया हो, उसकी फोटो आप दिखाइए। तो जो पुलिस 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चल रहे हैं, किसान आंदोलन में अराजकता फैलाने की पूरी तैयारी है, उस पुलिस को सब कुछ पता होते हुए भी ये सब हो गया, उसका कोई फेलियर नहीं है आपके हिसाब से? देखिए रोहित, ये पुलिस की समझदारी है कि उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराने दिया इनको अपना। इस प्रकार पुलिस ने संयम दिखाया,
हजारों सैकड़ों लोगों पर आज दिक्कत आ सकती थी। पुलिस ने खुद पर झेला, धरने पर बैठ गई, अपने पर ट्रैक्टर चढ़ने दिए। मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि बहुत ही गरिमा पूर्वक उन्होंने अपने पर झेला लोकतंत्र के दिन को, जिनकी बदनाम करने की साजिश थी। थोड़ी और महानता दिखा देते, जो वापस ले लिए होते कानून तो ये नौबत ही नहीं आती। और महान कहलाते फिर आप, जितने महान आज बनेंगे उससे 5 गुना ज्यादा महान कहलाते। नहीं, रोहित जी जब 1.5 साल वापिस कर रहे थे तो जीत हो गई थी। जब ये कौन चाहता था इस बात की आगे बढ़े? जब सारे सुधार मान लिए थे तो कौन अटका हुआ था? कौन इसके पीछे? अब ये जरूर खोज होनी चाहिए कि जो इनको भी पीछे नहीं जाने देता। ये इतनी बड़ी जीत के साथ लौटते, मैंने अपने जीवन में इतना सफल किसान आंदोलन नहीं देखा था। ये जीत के साथ लौट सकते थे। इनकी जीत को किसी ने इस प्रकार से बदलना चाहा था, जिस प्रकार का वातावरण आज उत्पन्न हुआ है। और ये वातावरण की उत्पत्ति जो है ये बताती है कि इसके पीछे की मंशाएं कुछ और भी चल रही थी, जो इन लोगों के हाथ में भी नहीं थी। और आज इन्होंने पल्ला भी झाड़ लिया। आप तो खुद किसान नेता हैं, पल्ला भी झाड़ लिया। आप तो खुद किसान नेता हैं धनखड़ जी, और अब सरकार में है। आज इन्होंने पल्ला भी झाड़ लिया। इस पूरी घटना से फायदा तो सरकार को भी होगा ना। जब किसान आंदोलन में ऐसी तस्वीरें लोग देखेंगे और उनका किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति कम होगी तो लाभ तो सरकार को भी होगा ना। फिर इसीलिए उन्हें दिया क्या? हानि का विषय, लाभ और रोहित, लाभ और हानि के विषय से ऊपर उठकर देश की गरिमा का सवाल, देश के गौरव का सवाल, गौरव के दिन का सवाल, इसका भी कहीं विषय रहना चाहिए। हर समय राजनीति के तखड़ी में तौल तराजू करने की बजाय इस बात को भी देखना चाहिए कि आज कौन सा दिन था। क्या 26 जनवरी नहीं टाली जा सकती थी? उस पर आग्रह किया गया, दुराग्रह किया गया, रूट बताए गए, रूट पर हाँ भरी गई, वॉलेंटियर बताए गए, शांति बताई गई, हम आगे चलेंगे ये बताया गया, हम सब संभाल लेंगे, इसके बड़े बड़े दावे किए गए। और अब कितनी बेशर्मी के साथ नकार रहे थे योगेंद्र यादव, आपने देखा तो किस प्रकार का स्टेटमेंट अब आ गया है। जिम्मेवारी से एकदम भाग गए हैं। अगर आंदोलन खड़ा किया है तो जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। आंदोलन केवल खड़ा करना बात नहीं होती, आंदोलन को सफलतापूर्वक लौटाना भी एक बात होती है। जो आंदोलन को सफलतापूर्वक नहीं लौटा पाते वो अराजकता की तरफ ले जाते हैं इलाके को, देश को। और ऐसी घटना आज घटी है जो बहुत निंदनीय है, जो पीड़ा देने वाली है। अभी धनखड़ जी आपसे वापस आके पूछूंगा कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी बतौर सरकार पूरी करेंगे, इन पर कार्रवाई करके जिनकी जिम्मेदारी थी? वापस आके पूछूंगा। उसके पहले अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आईटीओ पर अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां के हालात बता रहे हैं। अरविंद बताइए इस समय के हालात क्या है वहां पर? जी देखिए, फिलहाल हालत ये है कि आईटीओ, ये जो सामने आप बस देख पा रही हैं, इस बस के जरिए रोहित, इस बस के जरिए रोकने की कोशिश की गई है किसानों को। आईटीओ पर पूरी तरह से कब्जा है इस वक्त उपद्रवियों का, आप उपद्रवी कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं ये उपद्रवी कह सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखाएं आपको, थोड़ा सा पैन करना पड़ेगा। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर यहाँ से इंडिया गेट की तरफ जाता है, यानी जिस वक्त गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे, उस वक्त इस हिस्से में जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे, उपद्रव करने लगे। चूंकि पुलिस बल यहां पर कम था, पुलिस बल गणतंत्र दिवस समारोह में था, इसलिए पुलिस वालों पर हमले भी किए गए। जैसे ही गणतंत्र दिवस समारोह वो खत्म हुआ, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर बुलाई गई, तब खदेड़ा गया। यानी जो उपद्रवी थे वो इंडिया गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर बस लगाई गई, यहां पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए, उसके बाद उनको धकेलते हुए पीछे ले जाया गया। लेकिन अभी भी आईटीओ चौराहे पर वो बने हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, लाल किले की तरफ उपद्रवी पहुंचे हुए हैं। 2 जगह ऐसी है जो सेंसिटिव है, इससे आप ये साफ कहा जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके अलावा जो सबसे हास्यास्पद स्थिति है कि किसान नेता अब ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ उपद्रवी घुस आए, उन्होंने बवाल कर दिया, हमने उनकी पहचान कर ली, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो बात इससे बनने वाली है नहीं, जवाबदेही तो अब फिक्स होगी ही होगी। फिलहाल की स्थिति ये है कि किसी भी तरीके से जो उपद्रवी है उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन कोई भी किसान नेता अब इससे बच नहीं सकता, क्योंकि आज तक के पास वो एनओसी है जिसमें 37 शर्तों के साथ इस पूरे जो ट्रैक्टर मार्च है उसको इजाजत मिली थी, रूट तय हुआ था, वापस आएंगे अरविंद, नियमों का उल्लंघन हुआ है। आप रहिएगा वहां, वापस आएंगे आपके पास। आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं अरविंद और ये बता रहे हैं लाल किले तक भी तनाव अभी तक पसरा हुआ है। आईटीओ पर हंगामा अभी बरकरार है, बसें लगाकर रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन बसों को ट्रैक्टर मार मार कर किस तरीके से पलटने की किसान आंदोलनकारियों ने सुबह से कोशिशें की हैं, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। अभय दुबे जी, स्वागत है आपका। खुश तो बहुत होंगे आज।
रोहित जी, देखिए, आपने पहला प्रश्न किया कि इस आंदोलन का आखिर नेतृत्व कौन कर रहा है, इस आंदोलन पर आखिर जोर किसका है। एक ही नेता है इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला, और एक ही नेता है जिसका इस आंदोलन पर जोर है, और एक ही नेता है जिसकी वजह से आज ये परिस्थितियां पैदा हुई, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 60 दिन से गुहार लगा रहे हैं। क्या अच्छा नहीं होता आज गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया था, उस दिन देश के प्रधानमंत्री ये उद्घोष करते कि किसान भाइयों, 75 करोड़ किसान भाइयों, आप लोगों के लिए मैं इस कानून को वापस लेता हूं, और आप और हम बैठकर फिर निर्धारित करें कि आपके भविष्य का प्रशस्त मार्ग क्या होगा, और देश उस प्रशस्त मार्ग पर चलेगा। क्या ये अच्छा नहीं होता? 100 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। आज भी कि कहीं गोलियां चली, कोई किसान, एक उत्तराखंड का कोई किसान की शहादत हुई है। ये अच्छी तस्वीरें नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है प्रधानमंत्री जी। और हिंसा किसी भी सूरत में हम लोगों को, किसी को भी बर्दाश्त नहीं, चाहे वो किसान आंदोलन के लोग हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रतिपक्ष हो। इसलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा, और हम तो आग्रह कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं इन परिस्थितियों के बावजूद, कि हम सब मिलकर आपका स्वागत और सम्मान करने आएंगे। छोटी छोटी सी 2-3 मांगे हैं, और मैं जानता हूं धनखड़ जी मेरे साथ पहले इंटरेक्शन में थे, और उन्होंने स्वीकारा था कि निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। ये किसानों की मांग है, और उनकी भी अंतरात्मा ये बात कहती है, मगर उनकी तैयार नहीं है। रोहित जी, 1.5 मिनट में एक बार तो बोल देते कि मैं निंदा करता हूं उन लोगों की जो ट्रैक्टर लेके पुलिस वालों पे चढ़ाने दौड़ गए थे। मैं निंदा करता हूं उन लोगों की जिन्होंने बाकायदे वादे किए थे टीवी पर खड़े होकर बड़े बड़े कि नहीं साहब, गणतंत्र का दिन है, जब जवान इस देश की शान बढ़ाता है तो किसान कैसे शान नहीं बढ़ाएगा, वो भी तिरंगा लेके चलेगा। 2 लाइन नहीं सर, 2 शब्द तो बोलते हैं उसके लिए, जो चढ़ गया वहां लाल किले के ऊपर अपना झंडा लेकर और तिरंगे के समानांतर उसने खड़ा कर दिया। मैं निंदा 2 शब्द तो बोलते कम से कम। मैं निंदा करता हूं जिस प्रकार से आज अराजकता हुई, चाहे वो किसान की तरफ से की कुछ लोगों की तरफ से की गई हो, या बर्बरता से अमित शाह जी के निर्देश पर किसानों को पीटा गया हो, गृह मंत्री जी के निर्देश पर बहुत बर्बरता से मारा, आपने भी दृश्य दिखाया। ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए हितकारी नहीं है। आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आपसे तो पहला ही सवाल पूछा, खुश तो बहुत होंगे आज आप। नहीं, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं खुश। आप तो रोज टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि क्यों नहीं निकालने दे रहे किसानों को रैली, क्यों नहीं निकाल सकता 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड, क्यों जब किसान वादा कर रहा है कि शांति से निकलेगा तो उसको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। आप पैरवी करते थे ना रोज, आज भी करते हैं। जब उनके हक और अधिकारों को नहीं माना जाएगा, महात्मा गांधी कहते थे कि उस कानून की अवहेलना करना मेरा नैतिक दायित्व है जो मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। और आज भी मैं इस बात पर कायम हूं। देश के प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बस आप ही नहीं मान रहे हैं। अरे 1.5 साल तक किसान के गर्दन पर तलवार लटका कर रखते हैं और कहते हैं कि धैर्य रखिए, 1.5 साल बाद यह तलवार आपके गले पर डाल दी जाएगी। क्यों प्रधानमंत्री जी? आप उसे निर्भीकता से अपनी आजीविका कमाने का अवसर दीजिए ना, उसको तय करने दीजिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे दिया कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन हुआ? क्योंकि 15 और 11 दिसंबर को आपने जवाब दिया है सूचना के अधिकार में कि किसी भी व्यक्ति से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ इस कानून को बनाने के लिए। तस्वीर की तुलना अमेरिका में कैपिटल हिल की घटना से कर रहे हैं और कह रहे हैं और कि आज की, अगर सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आप आंदोलन के समर्थक हैं, ये बात तो मानते हैं ना कि आपने भी पल्ला झाड़ लिया योगेंद्र यादव और बाकी लोगों की तरह की नहीं, ये जो कर रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना, हम तो जानते ही नहीं। अरे हम तो कभी मिले ही नहीं इनसे, हमने तो देखा ही नहीं इनको कभी। आप आंदोलन के समर्थक है ना अभी भी? हर हाल में किसान की उस आप आंदोलन के समर्थक हैं ना सर अभी बतौर पार्टी? 100% उस जायज आंदोलन के हम समर्थक है ना? तो मेरा सवाल ये है अभय जी, अगर कैपिटल हिल की घटना के लिए ट्रंप और उनके समर्थक जिम्मेदार हैं, तो लाल किले की घटना के लिए आंदोलन के प्रदर्शनकारी नेता और उनके समर्थक राजनीतिक दल क्यों जिम्मेदार नहीं है? फिर लीजिए जिम्मेदारी आप भी कि हमने भड़काया, हमने उकसाया और आज ये दिन आया। पूरा विश्व जानता है कि ट्रंप की सरकार की तरह स्वभाव मोदी सरकार का है। किसानों से उसकी तुलना मत कीजिए। किसान तो शांतिपूर्वक दुनिया कर रही है तुलना, तस्वीरें दिखा के किसानों ने शहादत दे दी। दुनिया कर रही है तुलना, मेरे ना करने से बंद नहीं हो जाएगी वो अभय जी। देखिए आज की रेत में गर्दन डाल लेने से ऐसा नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया बाहर। ये तो सरकार ने कर दिया, कर रही है। मुझे बताइए ना, 60 दिन हो गए, एक दिन प्यार से बुला लेते प्रधानमंत्री जी, नहीं जाते आंदोलन स्थल, एक दिन बुला लेते, वो किसान मान लेते। अभय जी सुनिए, आधी रात में सोए हुए लोगों पर लाठियां बरसाने वाली पार्टी के नेता 11 दौर की बातचीत के बाद अगर ये कहते हैं कि साहब प्यार से बुला लेते, तो सर समझ में आता है कि राजनीति कौन कर रहा है और कितनी कर रहा है। उधर से राजनीति हो रही है तो आप भी कम मजा नहीं ले रहे।
इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। बहरहाल आपने काफी बातें कही हैं। सर एक सेकंड, अभय जी प्लीज, मुझे लगता है आपने काफी बातें कही हैं। थोड़ी देर के बाद वापस आता हूं तब आपसे और सवाल करूंगा और आप अपनी बात रखिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं, आप अपनी बात रखें। लेकिन भानु जी, आप अभी भी धरने पर बैठे, प्रदर्शन पर बैठे, दो बड़े सवाल हैं। भानु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी। मुझे बताया गया आप चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हैं, वहां प्रदर्शन जो हो रहा है उसकी अगुवाई आप कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु, उसके आप नेतृत्व करता है, उसके आप नेता हैं। अब भानु जी, सवाल यह है जो ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं, एक, जिन लोगों ने लिख लिख के दिया था किसान नेताओं ने कि हमारी अगुवाई में होगा, हमारे वॉलंटियर रहेंगे, वो ट्रैक्टरों पर आगे बैठे हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? दूसरा कि ये जो कुछ हुआ, जो अराजकता हुई, उसकी जिम्मेवारी कोई लेगा या नहीं? क्योंकि सबने तो कह दिया हम जानते नहीं कौन है ये। ऐसा है, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम चिल्ला बॉर्डर पे थे। चिल्ला बॉर्डर में जो हमको पुलिस आगे चली और हमने जो भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं, और जो हुआ है मुझे तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा है कुछ इसमें कोई कह रहा है कि वो घुस गई, दूसरे अराजक तत्व घुस गई। वैसे तो ये बात सही है कि हमारे किसान नेताओं को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो चाहे किसी बॉर्डर पर थे, लेकिन इसमें अराजक तत्व जो घुसे उन्होंने पूरा गड़बड़ करवाया है, ये हमको पता चला है। और वो झंडा फहराने वाले लोग भी अराजक तत्व थे। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ये जो 7-8 दिन लगभग हो गए हैं, उसमें यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जो होशियारी है, उस होशियारी के हिसाब से आंदोलन को खत्म करना चाहते तो अब वो हो सकता था, लेकिन बातें होती नहीं। हम तो उसमें बुलाए नहीं गए, हम नहीं गए उसमें। जो बातें हुई हैं, कितने दिन हुई, 11 मीटिंग हुई, 15 मीटिंग हुई, हमें तो ये छोड़ के भारतीय किसान भानु तो इस उत्तर प्रदेश की तरफ की आया हुआ संगठन है, हमको नहीं बुलाया कहीं। तो आप किसके कहने से बैठे और किसके कहने से उठेंगे? टिकैत साहब कह देंगे कि इनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारा टिकैत से कोई लेना देना नहीं। अरे आपको अलग से बुलाएं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, अलग से कौन बुलाए? मैं तो प्रधानमंत्री जी को 13 में आया था मनमोहन सिंह के खिलाफ लड़ने, और तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के कि मैं देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। हमने समर्थन किया 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी का, 19 में, 17 में उत्तर प्रदेश में। तो अब हम बात करें अपनी तो प्रधानमंत्री से तो करेंगे कि राहुल गांधी से करें, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री को जानते हैं और प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं अपनी, हम बताएं बात। और जिस दिन हम प्रधानमंत्री से बात हमारी हो जाएगी, हमारी समस्या का सर्व समाधान हो जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। धनखड़ जी अपनी बात रखिए, उसके बाद सुनीत चोपड़ा और विजय जी आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी बोलिए, सुना आपने किसान नेता को? देखिए रोहित जी, मैंने अभी अभय जी बोल रहे थे, मैंने भट्टा परसोल भी देखा इनके समय में, टप्पल भी देखा, बेसी मारी भी देखी, पूना भी देखा। किसानों को 5 किसानों को बेसी मारी में मरते देखा, 3 को टप्पल में, 2 को भट्टा परसोल में, 1 को पूना में मरते देखा। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को 6 साल पैरों नीचे दबाए देखा, हुड्डा साहब की कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं होते हुए देखा। और अब इनको कभी शैलजा जी को, कभी दीपेंद्र को, कभी भूपेंद्र जी को, कभी राहुल जी के ट्वीट, इस पर रोटियां सेकते भी देखा इस सारे आंदोलन पर। ये किस प्रकार की किसान आंदोलन की इनकी साझेदारी है, या किस प्रकार के किसान आंदोलन में ये सब जो है लगे हुए थे, और किस प्रकार से आज की भाषा का बदलाव है। अभय जी बहुत सीनियर आदमी है, और मुझे लगता है कि इस घटना की निंदा में भी तीनों चीजें करने की बजाय, ये आज राष्ट्रीय पर्व था, राष्ट्रीय गरिमा की बात थी। मैं तो सैनिकों के प्रदेश से, ऐसे गांव से आता हूं, मेरे गांव में 19 शहीद हैं। एक नाते से जो सैनिकों के सम्मान का दिन है, आज अशोक चक्र वाले, परम वीर चक्र वाले सैनिकों का सम्मान होता है, वो सबसे आगे आगे परेड में चलते हैं। और ऐसे दिन में, ऐसे स्थान पर जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, उसके बदले में कोई और ध्वज वहां पर फहराता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी जिम्मेवार संगठन अगर आंदोलन करता, तो जिस मोड़ से ट्रांसपोर्ट मोड की तरफ मुड़ना चाहिए था, वहां खड़े होते वहां के नेता राजेपाल जी, चढ़ूनी जी आकर, दर्शन पाल जी आकर कि इधर मत जाइए, उधर जाइए। तो जहां जहां भी जिस नेता की टिकैत जी आकर खड़े होते, वहां पर जहां से ये मोड़ मुड़ गया अक्षरधाम की तरफ और ITO आ गया, वहां हाथ जोड़कर खड़े होते कि मैं सामने सबसे पहले खड़ा हूं, आप उधर जाइए। इनमें से एक भी नेता ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। और मैं, अरे आपकी जिम्मेदारी की तो बात कर लीजिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी?
इतना सरकार ने बहुत संयम दिखाया, आपने बहुत बड़ा संयम आपने दिखाया। मुझे बताइए, आपने भट्टा परसोल का जिक्र किया। भट्टा परसोल का परिणाम क्या था? भूमि के उचित मुआवजे का कानून, उसको भी प्रधानमंत्री ने बदलने के लिए एक के बाद एक तीन नहीं अबे जी, जून 2014 में सारे राज्यों को कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कि समर्थन मूल्य पर बोनस बंद कर दो। आप भी इस बात के अच्छा, एक सेकंड रुकिए ना। आपके राज्य में एक सड़क पे घमासान कम हो रहा है क्या, जो आप लोग यहाँ भी करने लगे? एक एक करके बोल लीजिए अभय जी, वो बोले आप, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। अभी जी उस गलतियों को स्वीकार कीजिए जो हुई, किसानों पर बार बार जैसे गोलियां उस समय में चली। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हर मौके पर जाकर हाजिर हुआ था, और इसलिए ये तो बहुत बड़े मैं संयम के रूप में देख रहा हूं। धनखड़ जी, आप सरकार के मंत्री हैं, रोहित जी आप सरकार के मंत्री हैं धनखड़ जी, एक राज्य की सरकार में आप मंत्री हैं। मेरा सवाल ये है, जब इतना विरोध हो रहा है और आप खुद उस बिल को 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हैं, तो वापस ही क्यों नहीं लेते जब आपको नए सिरे से बनाना ही है उसको? रोहित जी, एक तो मैं आजकल बीजेपी हरियाणा का अध्यक्ष हूं और मंत्री था कर दूं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने भी बहुत आंदोलन किए, बाकी संगठनों की आंदोलन देखे, आपने भी देखे, बहुत वर्षों से पत्रकारिता में हो। क्या इतनी संशोधन सब स्वीकार करने की बात आपके सामने आई? एक भी संशोधन से नकार किया सरकार ने। उसके बाद भी किसानों का हट था, तो इस बात के उनके हट को आदर देने के लिए 1.5 साल पीछे कर रहे थे। जब सारे संशोधन मान लिए जाते हैं, जब चला था वहां से संशोधन का विषय, तो संशोधन को सबको स्वीकार कर दिया था। केवल किसानों की जिद को आदर देने के लिए 1.5 साल पीछे ले जा रहे थे। ठीक है, उसके बावजूद भी कौन इस आंदोलन को पीछे नहीं हटने दे रहा? इसकी दुर्नीति है इस आंदोलन पर। कौन इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहता है या कौन इस आंदोलन को देश के खिलाफ करना चाहता है, वो जरूर देखा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए रोहित जी, किसी आंदोलन की आज तक नहीं हुई, किसी आंदोलन। ठीक, धनखड़ जी उनकी बात सुन लेते हैं, आप वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, आपकी बात का जवाब। धनखड़ साहब, आप वो वाकया भूल गए जब 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान फसलों के दाम मांगने आया था और दिल्ली के दरवाजे पर मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। मंदसौर की घटना भूल गए जब किसान फसलों के दाम मांग रहा था और 6 किसानों के सीने में आपकी वहां की सरकार ने गोलियां उतार दी थी। वो घटनाक्रम भूल गए जब प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों को फरमान सुना दिया कि अगर समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दोगे तो आपका अनाज खरीदना बंद कर दूंगा। वो फरमान आप भूल गए जब एक के बाद एक 3 भूमि के उचित मुआवजे के अध्यादेश के खिलाफ अध्यादेश प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे। वो घटना आप भूल गए जब 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने फसल बीमा का चुरा लिया किसानों के हिस्से का। आप अपने हरियाणा का तो कम से कम याद रखते, जो चिट्ठी आपने सीएसीपी को लिखी है कि प्रधानमंत्री जी आप उचित समर्थन मूल्य तय नहीं कर रहे, कम से कम ये तो याद कर। सारी बातें ठीक, सारी राजनीतिक पार्टियों की सारी बातें बहस के लिए संसद है, विधानसभाएं हैं, टीवी के बहस के मंच हैं, इसके अलावा सार्वजनिक मंच आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि देश के गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के ऊपर चढ़कर कोई अपना झंडा फहरा दे देश के तिरंगे के समानांतर। और कुछ तस्वीरें तो यह भी इशारा करती हैं कि तिरंगा देने की कोशिश की गई, हटा दिया गया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 तैनात की जाएंगी। सूत्रों के हवाले से इस समय यह खबर हमारे पास आ रही है, सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह और जानकारी देने, बताइए जितेंद्र, क्या खबर आपके पास आ रही है? उसके बाद सुनील चोपड़ा के पास चलेंगे, फटाफट से बोले जितेंद्र। रोहित, अब केंद्र सरकार की तरफ से एक कल रात में ही फैसला लिया गया था कि अगर इस तरीके से जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, उसके बाद अगर किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो 15 कंपनियां और यानी 1500 जवानों को तैनात किया जाएगा, जिसमें 10 कंपनियां जो हैं वो सीआरपीएफ की रहेंगी, साथ ही 5 कंपनियां दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाएंगे। जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर और इसके अलावा जो टिंगू बॉर्डर का इलाका है और गाजीपुर बॉर्डर के इलाके में बहुत सारे किसान तो लौट गए हैं, लेकिन बहुत जगहों पर अभी भी किसान नहीं लौटे हैं। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अब दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखेंगे, जिसमें 15 कंपनियां पूरी पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई हैं। सीआरपीएफ के 10 कंपनियां रहेंगी जिनके 1000 जवान शामिल हैं, साथ ही 5 कंपनियां दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स के तैनात किए जा रहे हैं। रोहित, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र फिलहाल जानकारी देने के लिए। सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात होंगी, अर्धसैनिक बलों की कुल 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दिल्ली में मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है। सुनील चोपड़ा, जो कुछ आज हुआ किसान आंदोलन की आड़ में, किसको, कौन जिम्मेदार है उसका? मेरा ये कहना है, मैं आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देता हूं उस किसान की
जो कि आईटीओ पे मारे गए। आईटीओ पे जो घटना हुई, आपने एक किसान को मारा, अपने देश के आदमी को मारा। मेरा ये कहना है बहुत दुखद। मारा या वो ट्रैक्टर हादसे में मारा गया? नहीं, उसको फायर किया गया। आपने देखा था? वो इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने देखा था? एक तरफ आप कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने पहले जजमेंट दे दिया कि उसको मारा गया। एक तरफ की बात कीजिए ना सर। चाहिए, हाँ, इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं सहमत हूं आपसे पूरी तरह से। और दूसरी चीज, ये सरकार ने 1 महीने से ज्यादा लोगों को ठंड में रखा, 100 से ज्यादा मर गए, और मेरा ये कहना है ये लोग बात तक नहीं कर सके। इन लोगों ने इतना गुस्सा जनता में पैदा किया है। चोपड़ा जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दे रहा हूं, वो भी उस पर भी साथ में कमेंट दे दीजिएगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने आदेश दिया है कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें सख्ती से निपटा जाए। पुलिस कमिश्नर का जवानों को यह संदेश है। आईटीओ पर अभी भी उपद्रवियों ने कब्जा कर रखी, वहां पर डटे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का संदेश है उपद्रवियों से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाए। बोलिए चोपड़ा जी, पूरी कीजिए बात अपनी अब प्लीज। मेरे देश की जनता, उसने अपने गणतंत्र को अपने हाथों में संभाला है जब एक सरकार बेजिम्मेदार दिखी है। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? मजा ले रहे हैं केवल बैठ के? बिल्कुल यही है, एक गैर जिम्मेदार सरकार ने ये परिस्थिति पैदा की। अरे आप तो जिम्मेदार विपक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। आपके झंडे भी दिख रहे थे वहां, जहां वो पीला झंडा लेके चढ़ गया था लाल किले पर। होता, ये कानून वापस लेते और पार्लियामेंट में देखते, क्योंकि मैंने देखा है पार्लियामेंट में किस तरह से इन्होंने इन कानूनों को पास किया है, सब कानूनों के खिलाफ काम किया है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं आपके पास, विजय जी के पास चले। उसके पहले अरविंद ओझा हमारे साथ आ गए और जानकारी लेकर। अरविंद ओझा, बताइए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह संदेश देना जवानों को क्या इशारा करता है? जी देखिए, ये साफ इशारा करता है, और जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव है, उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को, क्योंकि सुबह से जो झड़प हुई है उसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, और ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी हुई है। और चूंकि आईटीओ के पास और लाल किले के आसपास बस्तियों का कब्जा है, ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है जो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में तैनात है, सभी को साफ कर दिया है कि पूरी शक्ति के साथ मुकाबला करे जो भी उपद्रव करता हुआ पाया जाए। साफ संदेश है कि पुलिस अब पूरे एक्शन मोड में रहे, जो भी उपद्रवी दिखाई दे, क्योंकि इससे पहले ही सब कुछ हाथ से तो निकल चुका है। चाहे आईटीओ की बात की जाए, अभी भी उपद्रवियों का कब्जा है, लाल किले के आसपास अभी भी उपद्रवियों का कब्जा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कहीं न कहीं जो फोर्स है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक मैसेज दिया है, सब जगह सर्कुलेट किया है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली उसके मुताबिक कमिश्नर ने साफ कहा है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इनका मुकाबला किया जाए, जो उपद्रवी है उनका। जी, अरविंद ओझा बता रहे हैं कि आईटीओ पर अभी भी उपद्रवी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और सीधी तस्वीरें इस समय आपको अरविंद ओझा के कैमरे से दिखाई पड़ रही हैं, जहां बड़ी तादाद में आईटीओ से इंडिया गेट जाने वाले रास्ते पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, पूरे रास्ते को उन्होंने कब्जा रखा है। अब उपद्रवियों से पूरी ताकत से मुकाबला करने का संदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया। इसके मायने क्या? अरविंद ओझा बता रहे थे। विजय जी, आप लगातार पिछले 2-2.5 महीने से इस विषय की बहस में शामिल हो रहे हैं। आज की परिस्थिति, इसका अंदेशा पहले से था, लेकिन किसान नेताओं ने तो पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हम जानते ही नहीं वो लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे, या जो अराजक हो गए, जो जबरदस्ती घुसाए, तो किसको जिम्मेदार माना जाए? सबसे पहले तो रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इन घटनाओं की अगर किसी भी तरह से, किसी भी रूप में कोई भी जस्टिफिकेशन देता है तो वो इस देश का गद्दार है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। संविधान के दिन जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान हुआ, उसमें किसी भी पार्टी का किसी भी रूप में कोई जस्टिफिकेशन देश के खिलाफ गद्दारी है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। आप चुप रहिए जरा। आपने लाल झंडे उठाए हैं, कभी तिरंगा नहीं उठाया आपने। आप चुपचाप बैठिए। कभी तिरंगा उठाया होता तो मैं आपसे बात करता। आप लाल झंडे वाले चुपचाप बैठे रहिए। आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप तिरंगा उठाइए, उस दिन बात करूंगा। मैं लाल झंडे वालों से बात नहीं करता हूं।
सुनील जी आप चुपचाप रहिए, आपको कहीं और से जाके शिक्षा लेनी पड़ेगी, ये देश आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तिरंगा नहीं उठा सकते। आप अपना काम करिए। दूसरी बात ये रही रोहित जी, जिन नेताओं का आधार नहीं है, जिन नेताओं ने अपनी जमानत जब्त करा दी, आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि इतनी बड़ी भीड़ को वो कब्जा कर लेंगे? इतनी भीड़ को वो मैनेज कर सकते हैं? इनका आधार तो पहले ही नहीं था, ये तो मीडिया ने इनको नेता बना दिया। जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गई, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं जीत के अपने एरिया में आए, वो क्या मॉब को या जनता को मैनेज करते? तो इनका आधार तो था ही नहीं। लेकिन क्योंकि सरकार ने इनको बुलाया, मीडिया ने इनको स्पेस दिया, तो ये गुब्बारे फूलने लगे और ये अपने आप को नेता बोलने लगे। दिक्कत इस बात की है इस देश में कि जो नेता नहीं होता वो नेता बन जाता है, और जो काम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। दुख की बात ये रह जाती है। ठीक है। और जो ये सुनील जी बोल रहे हैं, इनको सिर्फ अपनी डूबती हुई राजनीति के अलावा एक कुछ नहीं सेकंड, दिख अब रहा। मैं सुनील जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ। सुनील जी, सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है ना? तो अब थोड़ा शांति से बैठिएगा। बाकी लोग बोल रहे हैं उनको सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है तो उनकी भी आ रही होगी आप तक। अब उनको प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि अब तो या तो आपको नारा लगाना नहीं, आपको नारा लगाना तो चले जाइए, फिर आगाना तो चले जाइए, फिर आप भी अभी हैं आईटीओ पे लोग, वहां नारा लगाइए। लेकिन यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो सर बात करने के तरीके से बात कीजिए ना प्लीज। सर आपकी उम्र इतनी है कि मैं कुछ कहता हुआ अच्छा नहीं लगता आपको। समझिए इस बात को, समझिए इस बात को प्लीज, निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास आऊंगा फिर आप बोलिएगा। दूसरों को सुन लीजिए ना, आपको सुना है उन्होंने, आपको और बोलना है तो बता दीजिए, मैं 40 सेकंड और दे देता हूं, उसके बाद फिर चुप रहिएगा। लेकिन बोलिए, पूछना है तो पूछिए। हाँ मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये जो कुछ हरकतें हुई हैं किसान आंदोलन में, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? लेते हैं? आज जो कुछ हुआ है, जो गुंडागर्दी हुई है, जो मारपीट हुई है, जो अराजकता हुई है, जिनको किसान नेता आप डिसोन कर रहे हैं, आप ऑन करते हैं उनको? कि पुलिस को सब मामला मालूम था और पुलिस ने काम नहीं किया। क्या करना था पुलिस को? गोली चलानी थी? पुलिस को टाइम पे लोगों को सही तरीके से पहुंचा देना चाहिए था। कहां पहुंचा देना चाहिए था? लाल किले पर कि आओ झंडा फहराते हैं? मेरा ये कहना है, आपने अगर काका जी को सुना, मुझे नहीं मालूम आपने सुना कि नहीं, उन्होंने साफ कहा कि अंतिम क्षण में पुलिस ने रास्ता बदल दिया। सुनिए, वहां पर झगड़ा नहीं हुआ। सर यहाँ एक किसान नेता भी बैठे हैं, चिल्ला पे वो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी एक रूट प्रोवाइड किया गया था, उस रूट पे उन्होंने रैली निकाली है, उनके साथ तो कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। क्या कर रही थी? पूछिए ना उनसे। किसी पत्रकार ने ये रिपोर्ट नहीं किया जो सुनील जी बोल रहे हैं। किसी पत्रकार ने ये बोला। सुबह से 6 बजे से पत्रकार किसी ने भी ये कहानी आपका हो गया चोपड़ा जी? कर रहे हैं। अब आपका हो गया, अब सुन लीजिए, भानु जी को सुन लीजिए। भानु जी, आपको जो रूट दिया गया, क्या सुबह बदल दिया गया? वो क्या पुलिस ने आपसे कहा कि नहीं कल ये बताया था आज इससे जाओ? जो रूट दिया था पुलिस ने, उसके ऊपर हमारे आदमी गए और लौट के आ गए, और शांति रहा, पूरा शांति रहा। चिल्ला बॉर्डर पर पूरा शांति रहा है। पुलिस के अधिकारियों को पूछ लो, किसी से कोई गड़बड़ न हुई, न कुछ हुआ। आराम से बैठे थे, आराम से बैठे हैं। अब हमें नहीं मालूम क्या अराजक तत्व आ गए, क्या कौन आ गया कौन नहीं आया। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, पूरा शांत रहे। और हम ये भी जानते हैं कि हम जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं, क्यों कि हमारी उम्र है 70 साल। हम कभी अराजक तत्व न बने हैं, न बनेंगे, और न हम कभी गड़बड़ करते हैं। अनुशासित रहते, अनुशासित रहेंगे। भानु जी, मेरा सवाल यह है कि आज जो कुछ हुआ, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसान नेता जो संघर्ष समिति के अगुवा हैं, वो ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन लोग आ गए, जिन्होंने लिख के दिया था कि हम सब सही करा देंगे? जिम्मेवार कौन है हमसे आप बहुत ज्यादा जानते हैं। अब जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं होगा ये आप जानते हैं, लेकिन चिल्ला बॉर्डर पे हम थे, उसकी जिम्मेवारी पूरी हमारी है। भानु जी, आप किसान नेता हैं, आप पॉलिटिकल नेता की तरह क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं? आप जानते हैं तो बोलिए ना सर। आप मैं पॉलिटिकल नेता की तरह नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो अभी कोई बॉर्डर पे या किसी मीटिंग में मुझे तो बुलाया ही नहीं गया था। मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कह रहा था कि किसान आयोग का गठन कर दो और इन देश के किसान मजदूरों को थोड़ा सा खुशहाल कर दो और इनके कर्जे हैं वो माफ कर दो।
हमारी तो ये मांग थी। अब उनकी अब क्या था, कैसे नहीं था, अब क्यों हो गया, हमें तो ये सुना था कि पुलिस ने रूट बना दिए हैं, उन्हीं रूटों पर लोग जाएंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब गड़बड़ हो, हमें तो खुद दुख हो रहा है कि ये किसानों की बदनामी हो गई और देश के गणतंत्र पे और जो बदनामी हुई है, हमें तो खुद दुख हो रहा है, हम तो खुद परेशान है, लेकिन क्या करें हम भैया। लेकिन अब आपको अगर जिम्मेवारी किनकी है, हम किन का नाम ले दें, कौन कौन जाते थे मीटिंग में, कौन कौन नहीं जाते थे, कौन कौन वहाँ नेतृत्व कर रहा था, हमें तो किसी की नहीं पता है। हम तो चिल्ला बॉर्डर पर थे और चिल्ला बॉर्डर को सारे पुलिस के अधिकारियों से बात होती रही है और चुपचाप जिसको ले गए और वहाँ लौटा के ले आए, आराम से रह रहे, अब आराम से बैठे हैं अभी भी। और हमें तो यही नहीं पता कितना झगड़ा हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और जिनकी कमी क्यों रही, ये भी नहीं हमारी तो समझ में आ रहा है कि आखिर चाहते क्या थे लोग, हमें नहीं पता है। ठीक है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि अराजक तत्व तो घुस गए बीच में, उन्होंने गड़बड़ करवा डाला। तो आप कह रहे हो तो उन किसान नेता अराजक तत्वों को न आने देते, आपकी बात सही है, नहीं आने देते, क्यों आने दिया। अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले और वो कह रहे हैं शॉकिंग सीन्स इन दिल्ली, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो हैरान करने वाला है। कुछ तत्वों द्वारा हिंसा की घटनाएं अनएक्सेप्टेबल हैं, स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। इससे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुडविल अर्न की थी, उसको नुकसान पहुंचेगा। किसान नेताओं ने अपने आप को अलग कर लिया इस घटना से और ट्रैक्टर रैली को सस्पेंड किया है। मैं सभी किसानों से यह अनुरोध करता हूं कि वो दिल्ली को खाली कर दें और बॉर्डर की तरफ वापस लौटें। ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर यह कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है, हिंसा अस्वीकार्य है, मंजूरी नहीं दी जा सकती हिंसा को, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि किसानों को वापस लौट आना चाहिए बॉर्डर की तरफ, लेकिन अपील काम कर नहीं रही है। धनखड़ साहब, अब सवाल यह कि जिन किसान नेताओं ने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम तो तिरंगा लेके चलेंगे, ट्रैक्टर एक कतार में चलेंगे, हमारे साथ तो पूर्व सैनिक भी हैं, उन्होंने पूरा प्लान बनाया है, हमारे वॉलंटियर्स खड़े होंगे जगह जगह पर, वो रास्ता दिखाएंगे, जवान की परेड की जितनी शानदार किसान की परेड निकलेगी, उन किसान नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, और करेंगे कि नहीं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे और उन्होंने देश को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में आज इस विषय की चर्चा हो रही है। मैंने पाकिस्तान के 25 ट्वीट देखे हैं, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और ये दर्द और तकलीफ देने का कोई कारण है तो किसान संगठनों के द्वारा जितने बड़े वादे किए गए थे, जो रूट अपनाए गए थे, जिस प्रकार से कहा था कि हम नेतृत्व करेंगे, जिस प्रकार से शांति की पूरी अपील की गई थी, बार बार कहा था कि हम शांति बनाए रखेंगे, उसमें से किसी पर भी खरे नहीं उतरे। अपितु रोहित जी, फिर से कहूंगा कि कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अगर कहीं दिखाई देते, कहीं नेतृत्व करते, किसी मोड़ पर हाथ जोड़ के खड़े होते भी, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, किसी ने किसी तरह से कंट्रोल करते, ऐसा कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं दिखाई दिया। आंदोलन हमने भी किए हैं, कश्मीर में आज तक किया है, आपको पता है, विद्यार्थी के जमाने में हमने 11,000 छात्रों के साथ। लेकिन अपने आंदोलन को आदर पूर्वक लौटा ले आना, अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक संभाल लेना, ये जिम्मेवारी होती है लीडरशिप की। आज इससे ये किसान संगठनों की लीडरशिप पूरी तरह से विफल हुई है और पूरे देश को स्थिति में डाल दिया है कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि आज जो कुछ हुआ है उसकी, और दुनिया भर के जो हमारे शत्रु देश हैं वो इस घटना का जिस प्रकार से विवरण कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वास्तव में हर देशभक्त के लिए हरियाणा पूरी सैनिकों की भूमि है, पूरी भूमि पर आज दर्द है इस बात का कि किस तरह से आज की घटना घटी है, जिसमें सबको किसानों के आंसू देख लिए होते ना 60 दिन में, तो ये हालात पैदा नहीं होते। धनगढ़ साहब, ठीक है, चलिए एक बड़ी खबर और आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, शरद पवार का बयान आया है दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर। शरद पवार वो क्या कह रहे हैं? शरद पवार कह रहे हैं कि क्यों हिंसा हुई ये अहम है, सरकार समझदारी दिखाए और कानून वापस ले ले। शरद पवार ये बात कह रहे हैं और साथ ही इसके साथ एक बहस और बड़ी हो रही है। एक दुनिया भर में इस तरीके के ट्रैक्टरों से प्रदर्शन हुए जिनकी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, तो क्या ये डिजाइन किया गया था जानबूझ के किसी के द्वारा? इसकी जांच होगी या नहीं होगी? और दूसरा सवाल यह भी है कि सुधार, रिफॉर्म जिसका दावा सरकार कर रही है कि उसके लिए ये कृषि कानून लाए गए थे, क्या सुधार सर्वसहमति से, सर्वसम्मति से नहीं होते?
एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि क्या किसान आंदोलनकारियों ने वादा खिलाफी की। आपके जो जवाब हमें मिले 84%, 84% ने कहा हां, जबकि 16% लोगों को लगता है कि नहीं, कोई वादा खिलाफी नहीं हुई। छोटा सा ब्रेक ले लें। आगे हल्ला बोल होगा, लाल किले पर हुड़दंग, आंदोलन का ये कैसा रहा। अंजना के साथ आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।